नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में है। इससे संबंधित 3 वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी जा चुकी हैं। अगर आपने इन वीडियोज को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर भारतीय इतिहास और संस्कृति नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पर जाकर पिछली 3 वीडियोज को भी आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीपीसीएस 2024 और आरओएआरओ 2023 और इसके अतिरिक्त यूपी पुलिस भर्ती और अन्य एग्जामिनेशन जो भी आने वाले हैं उसमें समान रूप से लाभकारी होगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये 13वें अभिलेख में कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलती है। यहां पर एक ट्रिक याद रखिएगा, कलिंग KALINGA कलिंगा और यहां पर है वार। तो ये जो W है कलिंग वार में W है, ये 3 की तरह दिखाई देता है। अगर आप इसे पलट देंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि कलिंग वार के बारे में जिस अभिलेख से जानकारी मिलती है वो 13वां अभिलेख है। इसके आगे अगर 1 आप लगा देंगे तो 13 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस अभिलेख को याद रख सकते हैं कि 13वें अभिलेख में कलिंग वार के बारे में जानकारी मिलता है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख मूल रूप से 33 अभिलेख हैं और इन 33 अभिलेखों को मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट, माइनर पिलर एडिक्ट और सेपरेट रॉक एडिक्ट के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसमें से जो ये मेजर 14 रॉक एडिक्ट हैं, इन्हीं 14 रॉक एडिक्ट्स में से जो 13वां रॉक एडिक्ट है इसमें कलिंग वार के बारे में जानकारी दी गई है। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। अशोक से संबंधित 4 अभिलेखों का नाम और हमें याद रखना है। इन चारों अभिलेखों को आप मऊ गुने कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहां पर मां का मतलब है मास्की अभिलेख, ऊ का मतलब है उडे गोलम अभिलेख, गु का मतलब है गुजरा अभिलेख और ने का मतलब है नेतुर अभिलेख। ये 4 अभिलेख हैं। इन्हीं चारों अभिलेखों में ही अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। बाकी अन्य जितने भी अशोक के अभिलेख हैं उसमें अशोक की उपाधि से इसे संबोधित किया गया है। तो इसलिए ये चारों अभिलेख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम हमें याद रखना है। मऊ गुने, मां से मास्की अभिलेख जो कि कर्नाटक में अवस्थित है, उडे गोलम अभिलेख ये भी कर्नाटक में अवस्थित है, गुजरा अभिलेख ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है और नेतुर अभिलेख ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इन्हीं 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। बाकी अन्य सभी अभिलेखों में अशोक को उसकी उपाधि से संबोधित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था। तो ये दारा शिकोह था। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि शाहजहां 1657 में बहुत अधिक बीमार हो गया था और इस समय इसके 4 पुत्र थे जो आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। इन चारों पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था वो दारा शिकोह था। दारा शिकोह के बाद शाह शुजा नामक एक दूसरा लड़का था और इसके बाद तीसरे नंबर का जो था वो औरंगजेब था और औरंगजेब के बाद एक चौथा भी लड़का था जो मुराद नाम से जाना जाता था। इन्हीं चारों लड़कों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जो कि 1657 में शुरू हुआ और इस उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ और वही बाद में शासक बना। तो यहां पर यह चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ दारा शिकोह से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हम लोग देख लेते हैं। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था और इसे शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन औरंगजेब और जो दूसरे भाई थे इसके, वो लोग इस बात से सहमत नहीं थे और इसीलिए उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें सामूगढ़ की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लड़ाई आप लोग याद रखिएगा। सामूगढ़ जो है ये आगरा जिले में अवस्थित है और यहां पर 1658 में, याद रखिएगा 1658 में लड़ाई लड़ी गई और यहां पर ये 30 मई की डेट भी याद रखिएगा। 30 मई 1658 को सामूगढ़ की लड़ाई हुई जिसमें दारा शिकोह अंतिम रूप से पराजित किया गया और औरंगजेब दिल्ली का शासक बन गया था। यह चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ दारा शिकोह से संबंधित 2-3 चीज और याद रखिएगा कि इसे शाहे बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता था और यह उपाधि शाहजहां ने इसे दिया था। क्या? शाहे बुलंद इकबाल। इसके साथ ही साथ इसने 2 पुस्तकों की रचना की। इन 2 पुस्तकों में एक पुस्तक है मजमाए उल बहरीन, इसे दारा शिकोह ने पर्शियन भाषा में लिखा था और इसके साथ ही साथ एक और पुस्तक का नाम याद रखना है दारा शिकोह से संबंधित, सिरे अकबर। सिरे अकबर
दारा शिकोह की ट्रांसलेशन किताब थी। इसमें इसने उपनिषदों का ट्रांसलेशन संस्कृत से फारसी भाषा में किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दारा शिकोह से संबंधित जो हमें याद रखना है। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो ये सेल्यूकस निकेटर था। इसका नाम आप लोगों को याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो यहां पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी, या मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ये याद रखिएगा आप लोग। यहीं पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक कोड है चाहूसी। चाहूसी, मौसी, का घर, हरा, लुभावन, ये आप लोग याद रखिएगा कोड। इस कोड में चाहूसी का मतलब है चाहुंद्रो, ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। मोस है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। का मतलब है कालीबंगन, ये भी घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। हा का मतलब है हड़प्पा, ये रावी नदी के किनारे अवस्थित है। और लुभावन का मतलब है लोथल, ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये कुछ नदियां हैं और हड़प्पा कालीन नगर हैं जो नदी किनारे अवस्थित हैं, अक्सर पूछा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। कोड एक बार मैं फिर से बता देता हूं, चाहुसी, ये चा है, चाहुसी, मोसी, काघर, हरा, लुभावन। इस कोड के जरिए आप याद रख सकते हैं कि चाहुंद्रो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। कालीबंगन घग्गर नदी। हरा में हा का मतलब हड़प्पा और रा का मतलब रावी नदी। लुभावन में ला का मतलब लोथल और भा का मतलब भोगवा। तो ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। ये चीजें आप याद रखिएगा। इसके साथ अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और बौद्ध धर्म में भी दो शाखाएं हैं, मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। एक शाखा को कहा जाता है महायान शाखा और दूसरी शाखा को कहा जाता है हीनयान शाखा। और इन दोनों शाखाओं में से जो कनिष्क थे वो महायान शाखा के मानने वाले थे। अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? तो ये जौनपुर है। जौनपुर को पूर्व का सिराज नाम से जाना जाता है और जौनपुर में ही सरकी राजवंश की स्थापना हुई थी। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि सरकी राजवंश जौनपुर में अवस्थित था। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? तो ये कपालिक संप्रदाय हो जाएगा। याद रखिएगा, भैरव भगवान शंकर का ही जो विभत्स रूप है उसे भैरव कहा जाता है। आगे चलें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो ये जबालो उपनिषद में पहली बार 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो जबालो उपनिषद है, जबालो उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का एक उपनिषद है और ये आश्रम व्यवस्था यानी जो 4 आश्रम व्यवस्था है भारतीय हिंदू समाज में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसके बारे में पहली बार इसी उपनिषद में व्याख्या की गई है। इस उपनिषद में बनारस सिटी के बारे में भी जानकारी दी गई है, उसके बारे में बात की गई है और बनारस सिटी को अविमुक्तम के नाम से जाना गया है। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जबालो उपनिषद में सुसाइड को जस्टिफाई किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालन का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये नेसदी था जो कि पशुपालन का एक बहुत बड़ा केंद्र था और नेसदी जो है ये गुजरात में अवस्थित है। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कालीन नगर नेसदी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये गुजरात में अवस्थित है। आगे चलें तो यहां पूछा जा रहा है कि जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह किसके लिए प्रयुक्त की गई? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब मानव सभ्यता ने पहली बार धातु की खोज की तो इसका जो प्रयोग हुआ सबसे पहले बर्तन बनाने के लिए हुआ। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कॉपर की खोज मानव सभ्यता में सबसे पहले हुई और कॉपर के ही बर्तन बनाए गए सबसे पहले। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। तो इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एकदम उत्तरी और एकदम दक्षिणी स्थल के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। ये एक जनरल प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि इनमें से यहां पे 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे और उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्थल सिंधु सभ्यता के उत्तर और दक्षिण में अवस्थित थे। तो उस प्रश्न के हिसाब से रहमान टेरी और भगत राय, रहमान टेरी उत्तर में अवस्थित है और भगत राय दक्षिण में अवस्थित है। इन दोनों स्थलों की लोकेशन हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये गुजरात है और यहां के ये दक्षिण में भगत राय स्थल अवस्थित है। ये लोथल की ही तरह एक पोर्ट था और इसका उत्खनन SR राव द्वारा किया गया था। वहीं अगर रहमान धेरी या रहमान टेरी की बात करें तो ये
पाकिस्तान में अवस्थित है और गोमल तथा जोब नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के एकदम दक्षिणतम, उत्तरतम और पश्चिमी और पूर्वी स्थल कौन कौन से थे। तो मैं इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूं, अब आप लोगों को दिखाई देगा। तो यहां पर देखिए, जो एकदम उत्तरी स्थल था सिंधु सभ्यता का वो मांडा था, ये याद रखिएगा। मांडा चेनाब नदी के किनारे जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। दक्षिणी एकदम स्थल की बात करें तो ये दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है और ये परवरा नदी के किनारे अवस्थित है। पूर्वी स्थल की बात करें एकदम तो आलमगीरपुर है, ये हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और एकदम पश्चिमी स्थल की बात करें तो ये सुतका गेंडोर है जो कि दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में अवस्थित है। तो ये 4 स्थल आप लोगों को याद रखना है, साथ ही साथ में उनकी नदियां याद रखना है कि किस नदी के किनारे ये अवस्थित थे। यहीं पर अब देखिए मांडा की बात कर लेते हैं जो कि एकदम उत्तरी सिरे में अवस्थित है सिंधु सभ्यता के। लेकिन यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि मांडा से भी और उत्तर में, यहां पर ये देखिए, इस मैप में देखिए, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये इस जगह पर एक स्थल अवस्थित है, इसे कहा जाता है सोर्तुगई। सोर्तुगई जो है ये अफगानिस्तान में अवस्थित है और ये सिंधु सभ्यता का एकदम उत्तरी हिस्सा है। लेकिन इसे ज्यादातर जो लेखक हैं इसे एकदम उत्तरी हिस्से के रूप में नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो सिंधु सभ्यता का एरिया था उससे थोड़ी दूर अवस्थित है, उससे अलग अवस्थित है। इसीलिए इसे बहुत से लेखक सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर नहीं मानते हैं, मांडा को ही उत्तरी छोर माना जाता है। ये जो था सिंधु सभ्यता का एक कॉलोनी की तरह था जहां से ट्रेड किया जाता था और जितनी समानताएं, जैसा जो कुछ सिंधु सभ्यता में था उसी तरह के जो विशेषताएं हैं सोर्तुगई में भी पाई गई हैं। तो इसीलिए कुछ लोग सोर्तुगई को भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट मानते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मांडा की अगर बात करें तो पहले हम लोगों ने बात कर लिया है, जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है और इसका जो उत्खनन हुआ था जेपी जोशी के द्वारा 1976-77 में किया गया था। चेनाब नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित है और ये पीर पंजाल की पहाड़ियों में अवस्थित है। मांडा की एक विशेषता ये भी है कि ये अपने लकड़ी के व्यापार के लिए काफी फेमस था। यहां से ये जो हिमालय है, हिमालय के जंगलों से लकड़ी काटी जाती थी और चेनाब नदी के सहारे ये लकड़ी नीचे आ जाती थी बहते हुए, जिससे यहां पर लकड़ी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में कल। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार।